हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग संविधान की जो विशेषताएं देख रहे थे उसके अगले पार्ट को लेकर के आए हैं आपके बीच। हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला विशेषता लिखित और सबसे लंबी। उसके बाद पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि इसके कौन कौन से आंतरिक और बाह्य स्रोत थे। आज जो पहली विशेषता है आज का वो है संसदीय व्यवस्था। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह का शासन होता होगा, एक प्रेसिडेंशियल रूल और दूसरा पार्लियामेंट्री रूल। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें इलेक्टोरेट या वोटर्स जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के जरिए वोट दे करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसको लेजिस्लेचर में भेजते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। और वहाँ से इन्हीं मेंबरों में से विधायिका दो तरह का हो सकता है, अपर हाउस लोअर हाउस। और स्टेट लेवल की बात करें तो विधायिका और विधान परिषद, और स्टेट की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों हाउस में से मेंबर को चुनकर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव्स बनाया जाता है। इन दोनों में अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है, यानी एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, हमारे संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट जो बनता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों अंग को मिलाने के बाद हमारा संसद बनता है। अगर ब्रिटेन, चूँकि हम लोगों ने जो ये सिस्टम अपनाया है ब्रिटेन से अपनाया है, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा सा जो डिफरेंट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से, वो ये कि यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी कि गणतंत्र है हमारा ये देश, इसलिए हम लोग चुनते हैं और वहाँ पे उत्तराधिकार होता है, रॉयल फैमिली से वो चुन के आते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक होता है राष्ट्र अध्यक्ष जिसको हम लोग हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, जो कि नॉमिनल हेड होता है, यानी कि ये सिर्फ नाम मात्र का हेड होता है। और जो शासन अध्यक्ष हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वही रियल हेड होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम मात्र का हेड है, और जो अहम रोल होता है हमारे देश के शासन को चलाने का या फिर कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो शासन चलाया जाता है तो वहाँ पे जो मेन रोल होता है वो पीएम का होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों, अगला जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा देश का जो संविधान है यह ना तो रिजिड है कंप्लीट और ना ही कंप्लीट फ्लेक्सिबल है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि आर्टिकल 368 इसमें जो हमारे रिजिड प्रोविजंस हैं उसको हम देख लेते हैं कि हमारे जो रिजिड प्रोविजंस हैं उसके बारे में क्या कहा गया हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में, जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इसमें कहा गया है, दो तरह की बात कही गई है इसमें, दो तरह का संशोधन। एक जो फ्लेक्सिबल है, इजीली हम उसको अमेंड कर सकते हैं, और एक है जिसको हम लोग इजीली अमेंड नहीं कर सकते, यानी कि एक जो कि रिजिड होता है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है फ्लेक्सिबल जो अमेंडमेंट है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी, जो फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट जिस प्रोविजंस का, जिन भागों का, जिन हिस्सों का, जिन आर्टिकल्स का हो सकता है उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजॉरिटी जो 368 में कहा गया है कि जितने प्रेजेंट मेंबर होते हैं उसके 2/3, यानी कि कोई किसी भी हाउस में हो, जितने प्रेजेंट मेंबर हैं उनके 2/3 प्लस जो टोटल मेंबर हैं, टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस का, उसका 50% + 1, यानी कि बहुमत में होना चाहिए। तो जा करके ये फ्लेक्सिबल जो प्रोविजंस हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर अमेंड कर सकते हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। सपोज लोकसभा में 100 सीट है मान लेते हैं, और इस 100 सीट्स में से इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 100 सीट्स में से आपका जो प्रेजेंट है मान लेते हैं 60% है,
सपोज कर लेते हैं कि 40 एब्सेंट है, चूँकि संसद को चलने के लिए 10% क्वारम का फुलफिल होना जरूरी है, तभी हम सेशन को चला सकते हैं। तो 60 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो हमें जो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस हैं उसको अमेंड करने के लिए यहाँ पे इसका 2/3 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 मेंबर्स का वोट आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो 100 टोटल स्ट्रेंथ 100 का था, इसका 50% +1 दैट इज इसका 50% तो 50 हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 51 मेंबर्स होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे 40 है। तो हमारे 40 2/3 लाने से ये जो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कम से कम 51 हमारे मत आने चाहिए, तभी इसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी वाले जो प्रोविजंस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही जो रिजिड प्रोविजंस हैं हमारे, उसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, जो कि 2/3 प्लस टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1, साथ में 50% जो स्टेट हैं उनका भी स्वीकृति का होना जरूरी है, तभी हमारे जो रिजिड प्रोविजंस हैं उसको अमेंड कर सकते हैं। और ये जो रिजिड प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस होते हैं जिसमें कि स्टेट और सेंटर का दोनों का इंटरेस्ट शामिल होता है। तो कुछ प्रोविजंस लिखे हैं यहाँ पे जो कि रिजिड प्रोविजंस में आते हैं, जैसे आर्टिकल 54-55 में प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी संबंधित प्रक्रिया है उसको रिजिड प्रोविजन में रखा गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं और सेंटर के भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 73-162 जिसमें कि सेंटर और स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो रिजिड प्रोविजंस में आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं वो संसद में जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो प्रावधान भाग 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद 7th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं और आर्टिकल 368 खुद इन सारे प्रोविजंस को नहीं चेंज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल प्रोसेस के द्वारा, बल्कि यह एक रिजिड प्रोविजंस हैं और इसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट के स्वीकृति जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है संघात्मक व्यवस्था जिसमें एकात्मक लक्षण, दैट इज फेडरल सिस्टम है लेकिन उसमें यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलता है। इसमें जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान सभा में थी, उन्होंने क्या कहा था, इसको फेडरल सिस्टम कहा था। वही प्रोफेसर केसी वेयर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, इसको क्वासी फेडरल अर्धसंघ कहा था। और डी बसु ने इसे कहा था नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, यानी कि ना तो ये पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से ये यूनिटरी है। तो यूनिटरी में होता क्या है, यूनिटरी सिस्टम में शक्ति का जो है केंद्रीकरण सेंटर के पास होता है और फेडरल सिस्टम में शक्ति का बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट के पास। जो नेक्स्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, दोनों में एक चेक एंड बैलेंस का पोजीशन। कहने का मतलब संसदीय संप्रभुता यानी कि हमारा जो संसद है वो किसी भी भाग का संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है अपने मेजॉरिटी में बहुमत से। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये पावर है, ये अधिकार है कि वो किसी भी संशोधन को या किसी भी एक्ट को उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और अगर उसको असंवैधानिक महसूस हो या लगे कि यह असंवैधानिक है तो उसको नल एंड वाइड कर सकता है। इसलिए इन दोनों में जो कि न्यायालय की जो सर्वोच्चता है उसको यूएसए के संविधान से लिया गया है और संसदीय संप्रभुता जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता होती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। चलिए दोस्तों, हमारा देश का संविधान के जो अगला फीचर्स है उसमें एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी। तो इसमें जो इस पिरामिड से, इस ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर में सर्वोच्च स्थान रखता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट के हाई कोर्ट्स, उसके बाद उसके अंदर आने वाले सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करता है, सेव करता है या फिर उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला जो फीचर है हमारे संविधान का वो है मौलिक अधिकार। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देते हैं, पहले 7 था, इसको बाद में 6 कर दिया गया। जो कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था उसको हटा करके उसको एक विधिक अधिकार बनाकर छोड़ दिया गया। तो इसमें देख सकते हैं
मौलिक अधिकार जो कि पार्ट 3 में 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसको मेंशन किया गया है। इसमें मेरा पहला जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 to 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सारे राइट्स को हम उसको एंजॉय कर सकें उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस डाला गया है। उसके बाद आता है हमारा DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में इसको रखा गया है। यह एक स्टेट के वेलफेयर के लिए स्कीम है या फिर योजना है। सरकार आएगी, कौन कौन से नियम लाएंगे, किस किस तरह से देश को चलाएंगे, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए जो कि स्टेट के वेलफेयर के लिए है। इसको 3 हिस्सों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। एक तो सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा होता उदार बौद्धिक। हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। फिर नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे मूल संविधान में यह नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जो कि भाग 4A में रखा गया है इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। यानी कि यह दर्शाता है कि भारतीय लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात ना करें बल्कि उसके सर कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश इंटीग्रेटेड या भाईचारा या जो विश्व बंधुत्व की भावना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश का कोई भी स्पेशल अपना धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी धर्म को रिस्पेक्ट करता है और सभी धर्म को मानने का अधिकार देता है। किसी खास धर्म को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान हमें वोट करने का अधिकार भी देता है, जो पहले जिसमें कि 21 साल रखा गया था, बाद में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। उसके बाद हमारा देश का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। जिस तरह से USA में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वो जिस स्टेट में रहता है वहाँ की नागरिकता और फिर उस स्टेट के साथ साथ उस देश का भी नागरिकता लेना होता है, लेकिन हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट में पैदा हुई है आपके लिए एकल नागरिकता की सुविधा है। उसके बाद हमारा संविधान में इमरजेंसी के भी प्रोविजंस डाले गए हैं, जिसमें कि 3 तरह के इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत, जो कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है अभी तक डिक्लेयर नहीं है और ऐसा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे फ्यूचर में कभी इस तरह की स्थिति ना आए। और जो अगला हमारा फीचर है हमारे संविधान का जो फीचर है वो 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगा, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगा। ये तो पहले से था, लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा एक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है और हमारे देश में पंचायती राज को लाया जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 3 तरह के शासन व्यवस्था को अभी अपनाया गया है, जिसमें कि तीसरा जो है वो पंचायत या फिर लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो पंचायती सिस्टम है, हर एक स्टेट को अपना ऑटोनॉमी है कि वो कितने हिस्से में बांट करके चलाए। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं तेज़ी से। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं उसको देख रहे थे इस सेशन में, जो कि सबसे पहला या सबसे लंबा और लिखित है। इसके स्रोतों को देखा था। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का संविधान लचीला है और साथ में कठोर भी है, यानी कि ना तो इसको लचीला और कठोर वो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि दोनों का मिश्रण है। उसके बाद यह संघात्मक व्यवस्था है, इसमें एकात्मकता के भी लक्षण दिखाई पड़ता है। संसदीय संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें समाया गया है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए कि आपको कब कब क्या करना चाहिए। अपने जो रिसोर्स उपलब्ध होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नियम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो वेलफेयर स्टेट को डेवलप करेंगे। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक,
वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टायर गवर्नमेंट यानी त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। तो ये सारे हमारे संविधान के फीचर्स थे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।